हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसईवी चैनल। मेरा नाम मधा है। मैंने एमए हिंदी लिटरेचर से किया है। मैं यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊँगी। तो क्लास 6 का हमने कल जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, वर्ण विचार, जो कि हाफ पढ़ा दिया था मैंने, हाफ रह गया था। तो हाफ जो पढ़ाया था उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था ये मैं बता दूँ आपको। वर्ण विचार शब्द का प्रयोग, वर्ण विचार की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण विचार के भेद। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ण विचार के भेदों में जो है व्यंजन और स्वर के भेद। तो सबसे पहले जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था वर्ण के भेद तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर को जो है इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इंग्लिश में तो स्वर जो है सिर्फ 5 होते हैं वॉवेल्स, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो है इनकी संख्या 11 हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, मतलब जिनका उच्चारण करने में हमें जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े और जो है कोई और जो है चीज़ बाधा ना डाले, मतलब ना हमारे मुख से निकली हुई हवा वायु बाधा डाले उनके उच्चारण में, और ना जो है दूसरा वर्ण उनके उच्चारण में बाधा डाले। तो इन्हें और ऐसे स्वरों को हम स्वतंत्र ध्वनियाँ भी कह देते हैं, और ये जो है संख्या में 11 होती हैं और इसीलिए ये स्वर कहलाती हैं। अब इसके भेद भी देखते हैं। स्वर के उच्चारण के समय की दृष्टि से जो है इन्हें हिंदी में जो है स्वरों को 3 भेदों में बांट दिया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं ये देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे थोड़ा समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो है बोलने में भी कम समय लगे और लिखने में भी कम समय लगे, उन्हें जो है हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब छटा, छटी, छटऊ, रैडिशी, ये जो है ये 4 होते हैं संख्या में, और जो है इनके इसीलिए जो है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं ये देखते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है अथवा 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं संख्या में। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जो है थोड़ा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे और जो है 2 मात्रा वाले बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा ओ, ऐसे स्वरों को जो है हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनके बोलने में भी जो है थोड़ा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे और लिखने में भी। अब देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग जाए और ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। और इनका प्रयोग जो होता है वो दूर से बुलाने में होता है। मतलब हम जब दूर से, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम दूर से बुला रहे हैं बहुत। और इनकी जो पहचान होती है वो 3 अंक से कहलाई जाती है। 3 संख्या जब बना देते हैं, ओम में भी बना देते हैं हम, तो इन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब व्यंजन क्या होते हैं ये देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जब हमारे मुख से जो है ऐसे से वर्ण जिन्हें जो है निकलने में, जिनका उच्चारण हम बोलना चाह रहे हैं उन्हें, लेकिन हमारे मुख से जो है वायु जो निकलती है वो रुकावट बन जाती है। ऐसे उन्हें हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्णों को, व्यंजनों को स्पष्ट उच्चारण में, व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में जो है हमें स्वरों की, मतलब फिर हम जो है उन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हम स्वरों की भी सहायता ले लेते हैं ताकि जो है स्पष्ट रूप से हमारी बात कह दी जाए। ये संख्या में 33 होते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है संख्या, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए।
अब व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन देखते हैं जिनमें म्यूट कॉन्सोनेंट, जिनमें आवाज़ नहीं होती, जिनका इस्तेमाल जो है हम करते हैं लेकिन उनकी जो है उन्हें बोलते नहीं हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें जो है जीभ जो है विभिन्न स्थानों को स्पर्श कर देती है मुंह के, उन्हें जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में जो है कितने होते हैं 25, और इन्हें जो है इनकी संख्या को जो है ये संख्या में 25 होते हैं, लेकिन इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया है और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। मतलब 5 वर्गों में जो बांटा है उसका जो पहला वर्ण है उसके अनुसार जो है हर वर्ग का नाम रख दिया है, 5 का। ये अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सेमी वोवेल। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, मतलब किसी भी भाग को छूती नहीं है मुंह के। ऐसे व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं उन्हें जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं बस, इससे ज़्यादा संख्या में नहीं आती है। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा, मतलब ऐसे व्यंजन इनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह से तेज गति से बाहर निकलने के लिए जो है मुंह में जो है स्पर्श होती है, बहुत ज़्यादा तेज गति से जो है लगती है, और उसी के कारण जो है गर्मी जब पैदा होती है तो इसीलिए जो है गर्मी पैदा होने की वजह से ऐसे वर्णों को हम कह देते हैं कि ऊष्म व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, सा, हा। अब श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद माने गए, अल्पप्राण और महाप्राण। अब पहले अल्पप्राण देखते हैं कि अल्पप्राण क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। मतलब श्वास वायु जो है मतलब बहुत कम मात्रा में, जब हम उच्चारण करें वर्णों का बहुत कम मात्रा में बाहर निकले हमारे मुख से, तो उन्हें हम ऐसे वर्णों को हम अल्पप्राण वर्ण कह देते हैं। ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। मतलब थोड़ी सी हम जितनी जो है वायु बाहर निकालना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर निकल आती है, ऐसे वर्णों के उच्चारण करने में चारण को हम महाप्राण कहते हैं। अब देखते हैं ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है, घोष या सघोष वर्ण और अघोष। पहले जो है घोष देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में श्वास वायु के कारण कंपन होने से गूंज की आवाज़ आती है, मतलब हमारे मुख से जो स्वतंत्र तंत्रियाँ होती हैं उनमें उनके मुख जब हवा निकलती है उसमें कंपन होता है, तो उसके ज़रिए से जब गूंज की आवाज़ आए तो ऐसे वर्णों का उच्चारण को हम घोष कहते हैं। ये कुल 30 होते हैं और इसमें सभी स्वर आते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग के जो वर्गों में बांटा है व्यंजनों को हमने, उसके जो अंतिम 3 व्यंजन हैं वो इसमें आते हैं। अब अघोष देखते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में श्वास वायु से, मतलब जो हमारे मुख से जो स्वर तंत्रियों के द्वारा जो वायु निकलती है उसमें कंपन नहीं होता,
वायुओं में ऐसे वर्णों के उच्चारण को हम अघोष कहते हैं। इनकी संख्या जो है 13 होती है ऐसे वर्णों की। अब अन्य व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दो व्यंजन मिलके जब एक वर्ण बना दें, एक शब्द बना दें, ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या जो है 4 होती है। ये एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं। मतलब एक से अधिक व्यंजनों को जोड़ के जब एक वर्ण बने संयुक्त, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं द्वैत व्यंजन। मतलब स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हों तो वह द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। मतलब या तो उनमें स्वर हो भी, स्वर और व्यंजन दोनों, और स्वर और व्यंजन दोनों नहीं भी हो। जब एक साथ एक रूप से मतलब एक ही साथ उच्चारित होना, तो ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं द्वैत व्यंजन। अब अनुस्वार क्या होते हैं? जिन स्वर के उच्चारण से हवा, मतलब हमारे नाक से भी तो हम कुछ बोलते हैं कुछ वर्ण, लेकिन ऐसे वर्णों को, ऐसे स्वरों में जिनमें जो है हवा सिर्फ नाक से निकले और उच्चारण जो हम करें मुख से, उनमें जोर लगाना पड़े, ऐसे स्वरों को हम अनुस्वार कहते हैं। और इस पे उनके ऊपर जो है सिर्फ बिंदु लगा देते हैं, जैसे संसार, अंडा। अब अनुनासिक क्या होते हैं? सेमीनेजल। जब स्वर नाक से बोले जाते हैं, मतलब जब स्वर जो है हमारी संख्या में, जब वो नाक से बोले जाएं तो उन्हें जो है उनके ऊपर चंद्र बिंदु भी लगाया जाता है। और ऐसे स्वरों को जो है हम नासिक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है नाक से हवा नहीं निकलती, मुंह से निकलती है, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहते हैं। अब हलंत किसे कहते हैं? सेमीनेजल। जब व्यंजनों का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, मतलब स्वर का प्रयोग जो है नहीं होता, सिर्फ व्यंजन रहते हैं, तब उसके नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है। मतलब स्वर नहीं है, सिर्फ व्यंजन है उसमें प्रयोग, तो उस रेखा को जो है हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अब अयोगवाह क्या होते हैं? इम्प्रॉपर कॉन्सोनेंट। तो हिंदी वर्णमाला में जो है 33 व्यंजनों और 11 स्वरों के अलावा भी जो है 2 और वो होते हैं वर्ण, और वो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, मतलब स्वरों के प्रयोग के बाद स्वर जब लिख जाते हैं हमारे सारे, उसके बाद जो है ये आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, और इन्हें जो है अयोगवाह कहते हैं। इम्प्रॉपर कॉन्सोनेंट, मतलब कोई जो है कॉन्सोनेंट नहीं होते, ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, तो इसलिए जो है इसी वजह से इन्हें अयोगवाह कहते हैं कि ना तो ये व्यंजन है और ना ये स्वर। अब विसर्ग क्या होते हैं? इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, मतलब हा के समान चिन्ह के साथ होता है। और इनका कब प्रयोग होता है इसका? जब हिंदी में जो संस्कृत के शब्द हैं तो उन शब्दों के साथ जो है विसर्ग का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम मंडे में अब आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।